प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ज्योग्राफी का एकदम खास 10 सब्जेक्टिव सवाल जो आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, और इसको आज ही याद कर लेना है। ठीक है ना? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आज तो अच्छी बात है, और इसको आज ही याद कर लेना बच्चों। और देखिए, ज्योग्राफी पता है किसको याद होता है? जिसको ना घूमने की चाहत है, कहीं कुछ जाने की चाहत है, जो जानना चाहता है कि बिहार में क्या है ना, ये मिट्टी कैसे बना है, चट्टान कैसा होता है, पहाड़ कैसा होता है ना, पेड़ के बारे में जानकारी जिसको जानने में मज़ा आ रहा है, किसी को अलग विदेश के बारे में जानने में मज़ा आ रहा है, अलग अलग अपने देश। वैसे तो हम लोग अपने देश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो अपने देश के जैसे धान है तो धान के बारे में जानने की चाहत है, तो जिसको ये सब इंटरेस्ट है ये सब में, तो वो अच्छे से इसको समझ जाएगा। और इसमें रटना नहीं है, समझना है बस क्या होता है। ठीक है ना? इसको समझ जाइएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखता हूँ सबसे पहला सवाल को। सबसे पहला सवाल यहाँ पे बोला गया क्या कि डेल्टा मृदा की विशेषताएं बताइए। डेल्टा मृदा जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जलोढ़ मृदा, इसी को बोलते हैं डेल्टा मृदा या जलोढ़ मृदा। इसकी क्या खासियत है? तो देखिए, जो हमारे आसपास में जो खेत है ना, वो डेल्टा मृदा ही है। हमारे आसपास जो मिट्टियाँ खेत है, वो अक्सर देखें बारिश में बाढ़ आ गया, पानी बह के मिट्टी भी उसमें साथ साथ आ जाता है, वही डेल्टा मृदा होता है। इसकी खासियत क्या है? तो बहुत उपजाऊ होती है, और जो नदियों द्वारा लाई गई रेत, गाद और मिट्टी के बारीक कणों से बनती है। तो डेल्टा मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और ये कैसे होती है? तो नदियों के द्वारा बह करके पानी आता है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं। जल धारण क्षमता अच्छी होती है। यह धान, गन्ना, गेहूं जैसी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होती है, जो हम लोग अमूमन अपने घर मतलब एरिया में देखते हैं। तो डेल्टा मृदा के बारे में जानना कि डेल्टा मृदा में क्या खासियत है, तो बता सकते हैं ये बहुत उपजाऊ होते हैं। और डेल्टा मृदा कैसे बनता है? तो नदी के द्वारा पानी बह करके आता है ना, बरसात वगैरह में, उसी से ज़्यादातर ये मिट्टी बनती है। ठीक है ना? मतलब मिट्टी बह करके कण जमा होती है एक जगह। और फिर इसमें फ़ायदा इसमें है क्या? पोटास है, मतलब पोटास इसमें मिला, पोटेशियम ही से ही पोटास बना है। फास्फोरिक एसिड है, और चूना जैसे भरपूर मात्रा। चूना, जिसमें चूना रहता है उसमें जो है ना क्या होता है, अनाज बहुत अच्छा उगता है। जिसको बोलते हैं ना क्या, उसको बोलते हैं छार वाला। चूना रहेगा तो चूना क्षारीय होता है, क्षारीय से फसल बहुत अच्छा उगता है। और इसमें खास करके धान, गेहूँ, गन्ना ये सब जो है अच्छे उपजाऊ इसमें मिट्टी माना जाता है। ये देख रहे हैं आप, अमूमन हमारे खेत में जो मिलता है यही डेल्टा मृदा है। ठीक है? देखिए, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? आपसे अगर पूछा जाएगा जंगल क्यों जरूरी हमारे पर्यावरण के लिए, तो कितना सारा चीज़ बता दीजिएगा कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को बैलेंस रखता है, संतुलन रखता है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 2 3 पॉइंट वाइज भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है ना? हमें ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है। ठीक है ना? बारिश करने में मदद करता है, बाढ़ को रोकने में मदद करता है। देखिए क्या है, पर्यावरण के लिए वन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु को संतुलित करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु जो हमारा है उसको बैलेंस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ रहे हैं उसको सोखता है, ग्रहण करता है, वर्षा को कंट्रोल करता है। जिस एरिया में पेड़ पौधा नहीं हो तो वहाँ बारिश नहीं होती है ऐसे, और जहाँ पेड़ पौधा वहाँ बारिश भी बहुत अच्छी होती है, टाइम टाइम पे बारिश होती है। बाढ़ और मृदा अपरदन भी रोकता है, मिट्टी को बहाव से भी रोकता है, बाढ़ आने से भी रोकता है। सभी जीवों को आवाज़ भी है भाई, जीव पंछी है, पौधे, जानवर है, पेड़ के पास रहता भी है। भोजन, इससे हम लोग भोजन भी ग्रहण करते हैं, भोजन है, दवाइयाँ वगैरह बहुत सारे बनते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। तो कितना सारा, अगर इसमें से 2-4 पॉइंट भी आपको याद है लिख दीजिएगा, 2 नंबर हंस के मिलेगा आपको। और आप इसको 1 लाइन 2 लाइन से भी लिख सकते हैं कि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये पॉइंट बन सकता है आपका, हम ऐसे लिख दिए, आप पॉइंट वाइज बना सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण के जलवायु को कंट्रोल संतुलन बनाए रखते हैं। 3 हो गया। ये बाढ़ को आने से रोकते हैं, मृदा को अपरदन होने से रोकते हैं। कितना पॉइंट बनेगा? ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं। ये सब है ना, इससे हमें भोजन, दवा, अन्य चीज़ यहाँ पे खाद्य पदार्थ हम जो उससे जो है ग्रहण करते हैं, तो ढेर सारा फायदा है।
पर्यावरण का, है ना, बहुत सारा फायदा है। नेक्स्ट है बच्चों, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है? फसल चक्रण क्या होता है? फसल को बार बार बदल बदल कर लगाना। अभी गेहूं लगाएं, फिर धान लगा देंगे, फिर मकई लगा देंगे, फिर दलहन लगा देंगे, ऐसे मिला मिला के इसको बोलते हैं फसल चक्रण। तो ये किस लिए, किस प्रकार मृदा संरक्षण में सहायक होता है, मृदा को बचाने में किस प्रकार ये हेल्प करता है? तो कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न फसलें अलग अलग पोषक तत्व लेती है ना, अलग अलग जो है फसल लगता है तो उसका पोषक तत्व भी अलग अलग मिल चाहिए, जिससे मिट्टी का संतुलन बना रहता है। तो हर तत्व जो है ना अपना अपना पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है। अगर एक ही फसल लगाएंगे तो जिस फसल, मान लीजिए कि गेहूँ, खाली गेहूँ लगा रहे हैं, खाली गेहूँ लगा रहे तो खाली गेहूँ को जो चाहिए मिट्टी से वो ग्रहण कर रहा, बाकी छोड़ दे रहा। धान को कुछ और चाहिए था, तो हम अगर अलग अलग करके लगाएंगे तो गेहूँ अपना पोषक तत्व ग्रहण करेगा, धान अपना ग्रहण करेगा, चना दाल अपना ग्रहण करेगा। ऐसे में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा मिट्टी का संतुलन बना रहता है। दलहनी फसलें नाइट्रोजन बढ़ाती हैं, अगर दलहन फसल रोप देंगे तो अच्छी बात है, नाइट्रोजन बढ़ाएगा, जड़ें उसकी जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो बढ़ाती हैं। गहरी जड़ें अपरदन रोकती है, कीट रोग नियंत्रित होते हैं, खरपतवार कम होते हैं, मृदा संरचना सुधरती है। इससे मिट्टी की उर्वरता के दीर्घकालिक बन जाती है, मतलब मिट्टी की जो उर्वरता है दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय तक मिट्टी उर्वरक हो सकते हैं। तो ये वीडियो का माध्यम ये है ना कि भाई जो मैं बता रहा हूँ यही लिख दीजिए, समझ लीजिए ना और लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए अलग अलग फसल रोप लगा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, कोयले के विभिन्न प्रकार का नाम लिखिए। तो ये तो मालूम है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस पीट, लिग्नाइट। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन की क्या विशेषता है? इसको भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं विशेषता को। हमने ऐसे लिख दिया मैंग्रोव वन की क्या खासियत, बहुत खासियत है। देख रहे मैंग्रोव वन कैसे है, इसके जड़ें, ये जो है ना ये क्या है, लंबे लंबे क्या है, जड़ है, जड़। हाँ तना डाली ऊपर है, लेकिन ये पूरा लंबे लंबे जो देख रहे यहाँ से यहाँ, देख रहे एक ठो ऐसे किया, यहाँ से इधर जड़ है, इधर जड़, कई जड़ें इधर से जड़, इधर से जड़, ऐसे ऐसे जड़ निकलता है, ऐसे ऐसे, इससे जड़ से जड़, जड़ से ही जड़ निकलता है, जड़ से जड़ निकलते जाता है, एकदम घना बन जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? मैंग्रोव वन तटीय खारे जल में उगते हैं, अक्सर जो है समुद्र के किनारे ही ज़्यादातर देखने को मिलता है खारे पानी में। इसमें सांस लेने वाली जड़ें और स्तंभ जड़ें सहारा देती है, मतलब इसको जड़ ही बैलेंस में बना करता है। तना इसमें जल्दी दिखता ही नहीं, पूरा जड़ ही लगता है ना। और पेड़ लवण सहनशील होते हैं, नमक बाहर निकालते, इससे थोड़ा नमकीन भी, थोड़ा क्या बोलते हैं सर, लवणीय टाइप का होता है ये, इससे नमक की भी मात्रा बाहर निकलती है। बीज पेड़ पर अंकुरित होते हैं, ये कटाव रोकते हैं, देखिए मिट्टी को कटने से रोकते हैं। सुनामी से भी रक्षा करते हैं भाई, सुनामी से बचाते हैं। जहाँ पे सुनामी समुद्र के एरिया है ना, वहाँ पे ये पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सुनामी से रोकते हैं। जैव विविधता बढ़ाते हैं, मछलियों की नर्सरी और कार्बन रोकते हैं, मतलब नर्सरी मतलब वही मछली को, इसके अंदर देखें कितना मछली रहेगा, उसके अंदर मछली पलेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी खासियत है इसको लगाने से। मैग्नीज का उपयोग क्या है? मैग्नीज हम लोग अक्सर देख रहे हैं, इस सब स्टील वगैरह बनता है। मैग्नीज मुख्य रूप से स्टील उद्योग में लोहे को मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ता है। तो मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं लोहे स्टील बनाने में, ताकि वो मजबूत बने, स्टील उद्योग में लोहे को मजबूत बनाने में। इसके अलावा यह बैटरी में इस्तेमाल होता है, रसायन होता है, मिश्र धातु बनाने में भी काम आता है। मैग्नीज उद्योग और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ उद्योग है, इंडस्ट्री है, बहुत भूमिका है इसका, बहुत फायदा है। भारत में अगर मैग्नीज है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मैग्नीज होता है बच्चों, तो उड़ीसा विकास कर रहा है, भारत भी विकास कर रहा है सर। तो ये सब फायदे, ये सब उपयोगी है। तो आपको उपयोगी लिख रहे हैं, फ़ायदा तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं स्टील बनाने में, बैटरी रसायन बनाने में, मिश्र धातु बनाने में काम आता है। बहुत सा सवाल इससे और बहुत कुछ बनता है इसमें, ठीक है ना। कितना लिखिएगा, गूगल पे सर्च करिए, ढेर सारा मिलेगा। मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, कैसे मृदा को हम बचा सकते हैं? हमारी मिट्टी जो कट रही है इसको बचाएंगे कैसे? तो वनों की कटाई रोककर अधिक पेड़ लगाए जाए, वन को काटना बंद करें हम लोग, अब पेड़ ज़्यादा लगाएं, तब मिट्टी हमारी बचेगी, मृदा संरक्षण बचेगा। ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाए, जो ढलान जगह है ना वहाँ पे खेती की सीढ़ीनुमा खेती। तो खेती करने से क्या होगा, देखो खेती करने से क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे आरी बनाएंगे, छेक देंगे तो मिट्टी बहेगा नहीं। अब हम जब ढलान जगह जहाँ पे है वहाँ पे खेती नहीं कर रहे हैं तो मिट्टी पानी के साथ बह जा रहा है,
अगर हम खेती करेंगे तो वहाँ पे हम इसको बांध बनाएंगे और यहाँ पे खेती करेंगे तो मिट्टी बाहर नहीं आएगी, उसी में अटकी रहेगी, इससे भी बचेगा। वर्षा जल संग्रहण और बांध बनाकर मिट्टी का कटाव भी रोका जाए, है ना। वर्षा जल अगर संग्रहण करते हैं तो बाढ़ नहीं आएगा, इससे बचेगा। बाढ़ आने से मिट्टी बहुत ज़्यादा बह जाती है। और बांध बनाते हैं तो मिट्टी का भी क्या होता है, कटाव रुक जाता है। अगर मान के डैम बना दिया, बाढ़ नहीं आएगा तो मिट्टी क्षरण से बच जाएगा। जैविक खादों का उपयोग बढ़ाया जाए, जो जैविक खाद है ना उसका उपयोग जो है बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट है वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता बताइए। वायु परिवहन की क्या खासियत है? देखिए बहुत सारा खासियत है। सबसे महंगा परिवहन है, ये भी एक खासियत ही है कि सबसे महंगा होता है ये, है ना। और तीव्रतम यात्रा संभव है, बोल सकते हैं इससे बहुत तेज़ी से यात्रा हम कर सकते हैं। इसको अपने भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि वायु परिवहन से हम बहुत तेज़ी में से यात्रा कर सकते हैं, हमारा समय बचता है इससे। और बता सकते हैं कि ये पहाड़, जंगल, समुंदर सबको पार कर जाता है, ठीक है ना। इसके द्वारा आरामदायक यात्रा लुत्फ भी मिलता है। अच्छा, बहुत आसान, मज़ा भी आता है ना पढ़ने करने में। परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होता, ट्रैफिक उड़क के कोई मामला नहीं है, सड़क उड़क के कोई मामला नहीं है। सड़क इसे वायु परिवहन में मरम्मत की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, उसका रास्ता वाइज क्लियर है, वो उड़ते चल जाएगा। उसमें अब नीचे गाड़ी चल रहा बस, तो उसके लिए रोड बनाएगा, अलग खर्चा, उसमें खर्चे नहीं, रोड के लिए, रोड का टेंशन नहीं है, ट्रैफिक का कोई टेंशन ही नहीं है ना। ये अन्य देशों में जाने के लिए दुर्गम स्थान या समुद्र की बाध्यता के आड़े नहीं आती है, मतलब वही समुद्र वगैरह सब भी पार कर देता है, जंगल ही पार कर देता है। इसको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो इसको कोई जरूरी नहीं कि यही लिखना, अपनी भाषा में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं, वही आपका सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। बिहार की खनिज संपदा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बिहार में खनिज के बारे में बताने क्या क्या है। देखिए बिहार खनिज संपदा के मामले में बहुत समृद्ध नहीं है, ज़्यादा खनिज तो बिहार में नहीं है, लेकिन इसमें चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, सोना, सिलिका, रेत जैसे खनिज पाए जाते, तो बहुत कम मात्रा में सब है लेकिन बहुत कम मात्रा में, जो मुख्य रूप से रोहतास में है, कैमूर, जमुई, मुंगेर, गया जिलों में केंद्रित है। पायराइट में तो बिहार के देश का प्रमुख भंडार है, पायराइट जो है नंबर 1 पे आता है बिहार। तो ज़्यादा उपयोग तो एल्युमिनियम का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, है ना, बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, ये सब। खैर जमुई, देखिए जमुई जिले में स्वर्ण भंडार का अनुमान मिला है, लेकिन है ना अभी कंफर्म नहीं है। जमुई में ऐसा आया था कि बहुत सोना का भंडार है, खुदाई किया जाएगा तो निकलेगा सोना। नेक्स्ट, बिहार में वन विनाश का कारण क्या है? भाई साहब वन का विनाश क्यों हो रहा है? देखिए पहली बात, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो खाना कहाँ से खाएगा आदमी? खेती होगा तब ना। तो आबादी जब बढ़ रहा है, बाप था पहले 2 भाई, और 2 भाई का बेटा बेटा हुआ तो 4 गो बेटा उसका, 4 गो बेटा उसका हो गया। अब ओकरा बेटा बेटा हुआ तो एक ही घर में आदमी रहेगा कैसे? उसको घर तो चाहिए दूसरा, तो दूसरा घर कहाँ बनाएगा? जहाँ पर खेत होता था, जहाँ पे पहले धान रोपाता था, जहाँ पे गेहूँ रोपाता था, वहीं पे घर बना लिया। अब धान कहाँ रोपाएगा? तो ऐसे ही लोग सब कर रहे हैं, तो जंगल को काटना पड़ रहा। जहाँ पर खेती हो रहा था वहाँ पे हम घर बना लिए, तो जंगल को काटना पड़ेगा। तो ऐसे जंगल हमारा कट रहा है। और ईंधन और लकड़ी के लिए भी लीजिए, ईंधन भी चाहिए हमको, लकड़ी चाहिए हमको गेट लगाना है, एकदम सागवान का पेड़ गेट लगाना है, खिड़की बनाना है, पलंग चाहिए हमको सागवान वाला, तो कहाँ से आएगा? तो एक पेड़ को काटना पड़ेगा। तो हम अपने जो है ईंधन के लिए भी, लकड़ी के लिए उपयोग के लिए भी करते हैं, ये सब जो है। और बहुत कारण है, बहुत सा कारण है। पशु भी चर जाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। बाढ़ आ जाती बिहार में, है ना जी। बिहार के बारे में, बिहार में अक्सर बाढ़ आती। पूर्वी उत्तरी बिहार तरफ पेड़ पौधा बसता होगा, बताइए। उधर हर साल पेड़ पौधा बड़ा होता होगा, एक साल में कितना बड़ा होता है? एक साल में इतना बड़ा होता होगा, पेड़ आया सुहाहा हो गया, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो ये सब समस्या है। चलिए, तो 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ के ही लिखना है, बस ऐसे उतारने की जरूरत नहीं है। आप समझ के लिख दीजिएगा, आंसर आपका सही होगा, नंबर मिलेगा, घबराना नहीं है। बस आपको अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये सेम टू सेम याद नहीं होगा, इतना जान लीजिए। हम जो बता रहे हैं लाइन बाय लाइन, अगर हम हाथ से लिख के भी बोलेंगे ना ऐसे याद को, तो भी याद नहीं होगा। आपको समझना है, समझ गए, याद हो जाएगा, और वही लिखना है भाई। ओके, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपके भाई बहन जो अभी 27 में जाने वाले हैं,
ऑफ़र है, ये अभी 499 में मिल जाएगा 28 फरवरी से पहले तक, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जुड़वा दीजिएगा, बाकी मिलते हैं कल वाले वीडियो में।